नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सा ट्रिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण स्टैटिक जी के देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने स्थलों को मोर अभयारण्य घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 स्थलों को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है, जिसमें से पहला जो स्थल है उसका नाम है आदि चुंचन गिरी। आदि चुंचन गिरी नाम है, आदि चुंचन गिरी पहला स्थल जो है आदि चुंचन गिरी है, और जो दूसरा है चुलन्नुआर है। चुलन्नुआर दूसरा स्थल जो है चुलन्नुआर है। तो जो पहला स्थल है आदि चुंचन गिरी, यह कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, जबकि जो दूसरा स्थल है चुलन्नुआर, यह केरल राज्य में स्थित है। इन दोनों स्थलों को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7 अगस्त को। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस बार का जो हथकरघा दिवस मनाया गया 7 अगस्त को, वो उसका यह 10वां संस्करण था, इसे याद रखिएगा। यह 10वां संस्करण था, क्योंकि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2015 से मनाना शुरू हुआ था। यानी इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2015 से शुरू हुई थी। तो यह 10वां संस्करण था। और इस बार का जो थीम वाक्य है, इसको भी याद रखिएगा। थीम वाक्य है सस्टेनेबल हैंडलूम। सस्टेनेबल हैंडलूम, सस्टेनेबल हैंडलूम, हरित और भविष्य, हरित और भविष्य समृद्धि की ओर, भविष्य समृद्ध की ओर, ये है इसका थीम वाक्य था। तो इसको याद रखिएगा। सस्टेनेबल हैंडलूम, हरित और भविष्य समृद्धि की ओर, इसका थीम वाक्य था। और यह 10वां संस्करण था, और यह 2015 से शुरू हुआ था। जो इस बार राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है, इसी अवसर पे एक दिल्ली हाट में, जो हैंडलूम हाट है, हथकरघा हाट जिसे कहते हैं, वहीं पे एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उसका नाम था विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो इसे भी याद रखिएगा। विरासत प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया, हथकरघा हाट में किया गया। तो इसका विरासत प्रदर्शनी का कहाँ पे आयोजन हुआ? नई दिल्ली में हथकरघा हाट में इसका आयोजन किया गया था। इसको याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछें कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसकी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि 7 अगस्त 1905, ये डेट याद रखिएगा। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, और उसी की याद में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 7 अगस्त 1905 को हुआ था। और यह बंगाल विभाजन, जो बंगाल विभाजन हुआ था, उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया था, और उसी की याद में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में पंजीकरण की धारा 77A को किस उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट ने पंजीकरण की धारा 77A को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। जो पंजीकरण अधिनियम की धारा 77A है, इसमें कहा गया है कि जो जिला रजिस्ट्रार हैं, जो जिला रजिस्ट्रार हैं, को राज्य में किसी भी अचल संपत्ति से संबंधित जो दस्तावेजों को रद्द करने के लिए इनके पास अत्यधिक पावर हो जाता है। तो इसीलिए जो पंजीकरण की धारा 77A है, इसको मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकृत केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने किस एक बाघ अभयारण्य में निजी वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरिस्का
अभयारण्य में, सरिस्का बाघ अभयारण्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो अधिकृत एक समिति है उसने निजी वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया है सरिस्का बाघ अभयारण्य में। तो इसको याद रखिएगा, सरिस्का बाघ अभयारण्य को। सरिस्का बाघ अभयारण्य है राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है यह, और राजस्थान में स्थित है, अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। अरावली की पहाड़ियों में यह बाघ अभयारण्य स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। और यह जो सरिस्का बाघ अभयारण्य है, पहले यह जो अलवर के महाराजा थे उनका यह शिकारगाह था। अलवर के महाराजा का यह शिकारगाह हुआ करता था, लेकिन 1979 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1979 ईस्वी में। सरिस्का बाघ अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। जो सरिस्का बाघ अभयारण्य है यह पूरे विश्व का प्रथम अभयारण्य है जहाँ पे बाघों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा, बाघों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया जाने वाला विश्व का पहला बाघ अभयारण्य है सरिस्का बाघ अभयारण्य। तो इसको याद रखिएगा। नामदफा टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में है, इसको याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में है। जबकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। और पेंच टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है, और कुछ इसका हिस्सा महाराष्ट्र में भी है। तो इसको भी याद रखिएगा। प्रसिद्ध क्रिकेटर ग्राहम थॉर्प, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के निवासी थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये इंग्लैंड के निवासी थे, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड की टीम में खेलते थे। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 9 कंपनियां इसमें शामिल है। भारत की इसमें 9 कंपनियां शामिल हैं। पिछली बार इसमें भारत की 8 कंपनियां शामिल थीं, लेकिन इस बार इसमें एक कंपनी बड़ी है, जो है नई कंपनी है बैंक इसमें इस बार नई शामिल हुई है। तो एक बार देखते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं। एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, RIL है, LIC है, IOC है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, SBI है, इसके अलावा ONGC है, BPCL है, टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स, और एक बैंक शामिल हुआ है, पहली बार इसको शामिल किया गया है। और एक एक्सपोर्ट राजेश है, एक्सपोर्ट राजेश। तो ये कुल 9 कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है इस बार। जो रिलायंस है यह 86वें स्थान पे है, जबकि LIC को 95वां स्थान मिला है। और IOC की बात करें तो यह 116वें स्थान पे है, जबकि SBI इसमें 176वें स्थान पर है, इसको भी याद रखिएगा। और ONGC 180वें स्थान पे है, जबकि BPCL 298वें स्थान पे है, 298वें स्थान पे है BPCL। और 271वें स्थान पे कौन है? टाटा मोटर्स है। जबकि बैंक्स को 306वें स्थान पे रखा गया है, और एक्सपोर्ट राजेश 473वें स्थान पे है। तो इसमें अगर देखा जाए तो भारत की 2 कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस जो है, इन 2 कंपनियों को टॉप 100 में रखा गया है। टॉप 100 में शामिल होने वाली 2 कंपनियां हैं, RIL और LIC। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। जिसमें RIL को, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसको 86वें स्थान प्राप्त हुआ है, और जो जीवन बीमा निगम है इसको 95वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो टॉप 100 में 2 कंपनियां हैं, जबकि 500 में भारत की 9 कंपनियां इसमें शामिल है। जो नई कंपनी इसमें शामिल हुई है बैंक्स है, इसको भी याद रखिएगा। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता आईटीगा की समीक्षा के लिए आईटीगा संयुक्त समिति की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जकार्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी जो है, नई राजधानी, पुरानी राजधानी जो है जकार्ता में यह इसकी 5वीं बैठक का आयोजन हुआ है। तो इसको याद रखिएगा।
जो आर्टिगा है इसका फुल फॉर्म है आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता, और अगर इंग्लिश में इसकी बात करें तो इसका फुल फॉर्म है आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो समझौता हुआ था आर्टिगा का समझौता हुआ था 2009 में हुआ था, लेकिन ये 2010 से लागू हुआ। 2010 से लागू हुआ। और इसका जो सचिवालय याद रखिएगा, इसका सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, ये भी याद रखिएगा। तो इसकी जो 5वीं बैठक हुई है आर्टिगा संयुक्त समिति की, वो जकार्ता में ही हुई है। हाल ही में कृषि मंत्री ने निर्यात पर केंद्रित कितनी बागवानी क्लस्टर्स के लिए 18,000 करोड़ की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 100 बागवानी क्लस्टर्स के लिए 18,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा। जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान हैं। शिवराज सिंह चौहान हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। शिवराज सिंह चौहान जो हैं केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। और देखा जाए तो जो बागवानी फसलें हैं जिसमें फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान जो है पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। फल और सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान जो है पूरे विश्व में दूसरा है, दूसरा स्थान रखता है। पहले नंबर पे कौन आता है? तो पहले नंबर पे है चीन, प्रथम स्थान है, इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में हिरोशिमा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 अगस्त को मनाया गया। हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है। और ये 6 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 6 अगस्त के ही दिन अमेरिका ने जापान का जो शहर है हिरोशिमा जो शहर है जापान का, उस पर परमाणु बम गिराया था। और इस परमाणु बम का जो नाम रखा गया था, ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, लिटिल बॉय था। लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था। और ये जो परमाणु बम था यूरेनियम आधारित था। तो ये भी याद रखिएगा, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया गया। और वो जो परमाणु बम था यूरेनियम आधारित परमाणु बम था। और एक 9 अगस्त को एक परमाणु बम गिराया गया, वो जापान के ही शहर नागासाकी पे गिराया गया। जापान का ही एक शहर है नागासाकी, उस पे 9 अगस्त को गिराया गया। और उस बम का नाम था फैटमैन गिराया गया। और ये जो बम था प्लूटोनियम आधारित यह बम था। तो ये भी याद रखिएगा, प्लूटोनियम आधारित था। तो जो पहला गिराया गया 6 अगस्त को, उसका नाम था लिटिल बॉय, जो यूरेनियम आधारित था। जबकि जो 9 अगस्त को गिराया गया उसका नाम था फैटमैन, और वो प्लूटोनियम आधारित था। तो जो 6 अगस्त को गिराया गया, इसीलिए 6 अगस्त को हर साल जापान में हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। 3 अगस्त को भारत में भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को भारत में भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। जबकि अगर 5 अगस्त की बात करें तो 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है। ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है कब? तो ये 5 अगस्त को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। जो फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम भी याद रखिएगा, उसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, यह
फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिससे भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में सम्मानित किया गया है। फिजी की राजधानी भी याद रखिएगा, फिजी की राजधानी है सुवा, तो इसको भी याद रखिएगा। अभी हाल ही में भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो 3 देशों की यात्रा पे गई हैं। पहला तो फिजी में गई है और दूसरा इसके बाद न्यूजीलैंड और तीसरा तिमोर लेस्ते। तो इन 3 देशों की राजकीय यात्रा पे हैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते, इन 3 देशों को भी याद रखिएगा। अच्छा, अभी रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। और अभी हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो एशियल टेक की जो अध्यक्ष हैं रोशनी नादर मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। किससे? फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नरेंद्र मोदी को, और फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7.5% अनुमान लगाया गया है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के द्वारा। भारत की जीडीपी कितनी रहेगी 2025 में? 7.5% रहेगी। 7% अनुमान लगाया गया है 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, एडीबी के द्वारा, इसको याद रखिएगा। और 6.6% अनुमान लगाया गया है 2025 के लिए भारत के लिए लगाया गया विश्व बैंक के द्वारा, और जबकि 7.2% लगाया गया है आरबीआई के द्वारा, यह अनुमान लगाया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा, 7.2% आरबीआई का अनुमान है, जबकि 6.6% विश्व बैंक का, और 7% एडीबी का है, और 7.5% जो है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि भारत की जीडीपी जो रहेगी 2025 में 7.5% रहेगी। दक्षिण अफ्रीका लीग SA-20 में शामिल होने वाला पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिनेश कार्तिक। जो SA-20 है, जिस तरह से भारत में IPL होता है उसी तरह से साउथ अफ्रीका लीग होता है साउथ अफ्रीका में SA-20 नाम से। तो उसमें भारत के पहले खिलाड़ी जो शामिल हुए हैं वो हैं दिनेश कार्तिक। तो इनको याद रखिएगा, दिनेश कार्तिक पहले खिलाड़ी हैं जो साउथ अफ्रीका लीग में शामिल हैं, SA-20 में शामिल हुए हैं। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा विमोचित पुस्तक भारत एट 100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, KV सुब्रमण्यम। KV सुब्रमण्यम के द्वारा भारत एट 100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस को लिखा गया है। तो याद रखिएगा, जो KV सुब्रमण्यम है ये भारत के पूर्व आर्थिक सलाहकार हैं, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, ये आर्थिक सलाहकार हैं। तो इनको याद रखिएगा। और जो इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये भी याद रखिएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? जो पीयूष गोयल है, इन्हीं के द्वारा हाल ही में इसका विमोचन किया गया है इस पुस्तक को। तो इसको याद रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।